नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। अब बजट आ चुका है, आप लोगों ने इस पर काफ़ी वीडियोज़ देख भी ली होंगी और न्यूज़ भी सुन ली होगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो आपके लिए बना दूँ, जिसमें मैं बजट के बारे में आपको जल्दी से क्विक अपडेट्स दे दूँ। तो ये $550 बिलियन का मेगा बजट लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण जी ने और जिसमें कि डिफेंस बजट को बढ़ा दिया गया है, एजुकेशन बजट को भी बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। या आप देखेंगे कि मोदी एम्स टू प्लीज ऑल विथ 550 बिलियन इंडियन बजट। तो डॉलर्स के हिसाब से अगर देखें तो ये $550 बिलियन का एक मेगा बजट है, लेकिन अगर इसकी हम तुलना करें इंडियन करेंसी में तो इंडियन रुपीस में ये होगा लगभग 45,03,097 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। और इस बजट के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को इग्नोर किया गया है या पीछे छोड़ दिया गया है, ध्यान नहीं रखा गया। हाँ, कुछ कमियाँ भी हैं और कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स भी हैं, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये चार्ट के इसमें डिफेंस को बजट को बढ़ा दिया गया है, सब्सिडीज़ में बढ़ा दिया गया है और बाकी के जो जितनी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज़ और एजुकेशन उसमें काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब आप ये देखेंगे ये एक विकिपीडिया से मैंने इमेज ली है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं कि जितनी बाकी दूसरे कई सारे देशों की आप सोचेंगे कि जीडीपी भी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा खर्चा है, कहीं ज़्यादा बड़ा हमारा बजट है, 45 लाख करोड़ कोई कहीं भी किसी भी तरह से छोटा अमाउंट नहीं होता। हाँ, वो बात एक और है कि अगर आप इसे चाइना से या अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर ये थोड़ा छोटा हो सकता है, उनके जो बजट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसमान छूने वाले होते हैं, उनको आप कहेंगे कहीं अलग ही लेवल पर होते हैं वो। तो उनके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अगर चाइना और यूएस के बाद अगर किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है या जिस पे सबसे ज़्यादा आँखें लगाई जाती हैं मीडिया के द्वारा, तो वो इंडिया ही है। अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें यूएस और इंडिया के बजट को, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ यूएस का जो डिफेंस बजट है वो 773 बिलियन का है, अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ द हाउस आर्म्ड सर्विस कमिटी। तो आप सोच सकते हैं कि जितना हमारा टोटल बजट है उससे कहीं ज्यादा बड़ा तो सिर्फ उनका डिफेंस का बजट है यूएस का। और लेकिन अच्छी बात ये है कि जो आईएमएफ है उसने प्रेडिक्शन की है कि 6.1% जो है इंडिया की ग्रोथ रहने वाली है और इंडिया इस मामले में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। चाइना 5.2% पे रहेगा। अब ये एक अच्छी खबर है और इसका रीज़न ये है क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि वो ट्रेड डेफ़िसिट को जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ट्रेड डेफ़िसिट इस साल भी कम हुआ है। अब ट्रेड डेफ़िसिट का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ, तो अगर सरकार ₹100 कमा रही है, तो वो खर्चा कितना कर रहे हैं लोगों के ऊपर या बाकी सारी चीज़ों पे। तो अब आप ये जो ट्रेड डेफ़िसिट था, ये पहले 6.7% था, उसके बाद घटते-घटते 6.4, 6.4 फिर अब ये 5.9 पर आ गया जब बजट जो है बना। तो 5.9 का मतलब ये हो गया कि पहले अगर ₹6.7 खर्च हो रहे थे, तो अब ₹5.9 खर्च हो रहे हैं, यानी खर्चा कम हो गया है, ट्रेड डेफ़िसिट घटता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि हमारा टारगेट है कि हम इसको 4.5% से भी नीचे लेके जाएँ 2025-26 तक। तो जैसे-जैसे खर्चे कम होते रहेंगे, इनकम तो आ रही है, ₹100 सरकार के पास आ रहे हैं, लेकिन खर्चा ₹105 हो रहा है। तो जैसे-जैसे खर्चा कम होता रहेगा, वैसे-वैसे चीज़ें और अच्छी होने लगेंगी और जो जो खर्चा हो रहा है वो मतलब सही कामों में होगा, सही जगह पर होगा। जो अभी एक्स्ट्रा हो रहा है वो बचेगा तो अच्छी जगह पर लगेगा पैसा। ये इन्होंने बयान दिया। अब आप देखेंगे कि जो ₹1 मैं जैसे मैंने ₹100 का एग्ज़ाम्पल दिया, तो अगर हम देखें कि सेंट्रल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आखिर होता कैसे है, जो ट्रेड डेफ़िसिट मैंने आपको बताया, उसका मतलब क्या है? तो सरकार के पास अगर ₹1 आता है, कहाँ-कहाँ से आता है? बोरोइंग और लायबिलिटीज़ से आता है 34%, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 15%, इनकम टैक्स से आता है 15%, कस्टम से आता है 4%, यूनियन एक्साइज़ ड्यूटी से आता है 7%, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी उससे आता है 17%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है 6% और नॉन टैप कैपिटल रेसिपीज रिसीप्ट से आता है 2%। अब सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे इसमें तो सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, यानी कि उधार लेकर। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनिया की बड़े-बड़े जो देश हैं, अर्थव्यवस्थाएँ हैं, वो उधार लेकर ही बनती हैं।
यूएस बैंक होते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया या और दूसरी संस्थाएँ हो गई, वहाँ से पैसा लेते हैं और उसी से अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, कमाते हैं, मनी रोटेशन होता है। उसके बाद धीरे-धीरे करके वो कर्ज़ा चुकाया जाता है। तो ये रोटेशन ऑफ मनी है, ये चलता रहता है और हर कंट्री इसे करती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी सरकार को गलत बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि पिछली सरकार ने ज़्यादा कर्ज़ लिया, इस सरकार ने ये ज़्यादा लिया। तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, सारी सरकारें दुनिया की ऐसे ही करती हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आपने ले तो लिया पैसा, आपके पास पैसा आ गया ₹1 लेकिन वो ₹1 अब जा कहाँ-कहाँ रहा है, खर्चा कहाँ-कहाँ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट 20%। तो जो आपने लोन लिया है उसको चुकाने के लिए 20% जाता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है, वो आता है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो जैसे हम जीएसटी कलेक्ट करती है सरकार तो उसमें स्टेट्स का भी शेयर होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें स्टेट्स को दिया जाता है। फिर पेंशन पे जाता है 4% सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं अलग-अलग तरह की, जैसे मनरेगा हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री नाम से कई सारी योजनाएँ जो डिफरेंट चल रही हैं शिक्षा वगैरह के लिए और प्रधानमंत्री बीमा योजना, किसान सम्मान निधि जो आपने कई सारी योजनाएँ सुनी होंगी, उन पे खर्चा होता है। उसके बाद सेंट्रल जो सेक्टर की स्कीम्स होती हैं, उन पे अलग खर्चा होता है। फिर डिफेंस पे खर्चा होता है, सब्सिडीज़ पे खर्चा होता है, फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर्स होते हैं और छोटे-मोटे खर्चे अदर एक्सपेंडिचर इनमें खर्चा होता है। तो इसी के हिसाब से बताया गया था। अब आप ये देखेंगे कि अभी जितना ये उधार ले रहे हैं गवर्नमेंट टू बोरो रिकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू ब्रिज रेवेन्यू गैप। तो जो रेवेन्यू जैसे कि मैंने बताया कि ₹100 आ रहे हैं लेकिन खर्चा 105 हो रहा है। तो उस गैप को फ़िल करने के लिए अब ये और उधार लेंगे। और ये इन्होंने बताया है कि ये फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इनका प्लान है निर्मला सीतारमण का जिसमें कोई गलत बात नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारी जो सरकार है, वो राफ़ेल खरीदेंगे या कोई बड़े-बड़े टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे या गन्स खरीदेंगे, आर्म्स खरीदेंगे। उसके लिए ये बजट नहीं बढ़ाया गया है, ये बजट बढ़ाया गया है पेंशन्स देने के लिए, सैलरीज़ देने के लिए और बाकी खर्चे जो होते हैं आर्मी के उसके लिए। लेकिन अगर ये बजट बढ़ाया जाता परचेज़ करने के लिए जेट इंजन परचेज़ करने के लिए और ज़्यादा इक्विपमेंट्स परचेज़ परचेज़ करने के लिए तो शायद इंडिया की मिलिट्री पावर जो थी, आर्म्स पावर थी वो और ज़्यादा बड़ी हो सकती थी और इससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि जो बजट इम्प्रूव किया गया है, ये इस बात को देखते हुए किया गया है कि जो चाइना की तरफ से जो एग्रेशन दिखाया जाता है बार-बार या पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपना डिफेंस बजट जो है वो रेज़ किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करना चाहिए, बट फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। आगे उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा हो और इसके साथ-साथ जो इन्होंने एक्सपेंडिचर है कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, रोड्स, हाइवेज़, ट्रांसपोर्ट इन सब पे जो खर्चा होता है इनको इम्प्रूव करने के लिए क्योंकि एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी वो देश आगे तरक्की करेगा। और इसी के लिए इन्होंने जो बजट अलॉट था, उसमें 33% का इज़ाफ़ा किया है, अब उसको 10 लाख करोड़ का कर दिया है। तो जो टोटल परसेंटेज अगर हम देखेंगे द रेशियो ऑफ कैपेक्स टू जीडीपी व्हिच इज़ नाउ 2.7%। हालाँकि ये चाइना से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी ये कम है। चाइना जब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना था तो उनका लगभग 4 से 5% जो था उन्होंने अपने कैपेक्स के लिए रखा था और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे बहुत ही एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हुई। एक्सपेंडिचर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इतना जल्दी डेवलप हुआ इसी वजह से आप देखेंगे कि देश दुनिया के जो बड़े-बड़े कंपनीज़ थी, मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ थी, वो चाइना की तरफ शिफ्ट हुए क्योंकि वहाँ पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था ऑलरेडी। अगर इंडिया में भी शुरुआत से वैसा किया गया होता, तो शायद अगर इंडिया चाइना से आगे नहीं तो कम से कम उसके बराबर तो होती दोनों कंट्रीज़। लेकिन 2.7% तक किया गया है, इसको और थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए था, कम से कम एट लीस्ट 4% तो करना चाहिए था। बट नेवरदलेस दे रहा है दुरुस्त है। और इसके साथ-साथ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा योगदान रेलवेज़ का होता है। रेलवे के माध्यम से अगर आप हर जगह तो रोड्स नहीं बना सकते, कई ऐसे जगह हैं हिल्स हैं, पहाड़ हैं, जहाँ पर आप रोड्स नहीं बना सकते। तो वहाँ पर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है, वो होता है रेलवे ट्रैक बिछाना ताकि आप वहाँ से रेल के थ्रू एक तो टूरिज़्म को इम्प्रूव कर सकें और दूसरा आप ट्रेन ट्रैक को यूज़ कर सकें सामान वगैरह ले जाने के लिए, मालगाड़ी चला सकें उसके लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है बजट काफ़ी अच्छा अलॉट किया गया है। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले
ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज़। और रेलवेज़ इस बात से बहुत खुश है। उस इन्होंने जब रेलवे को ये खबर मिली कि उनको बजट के अंदर इतना बड़ा हिस्सा एक दिया जा रहा है, तो उन्होंने वंदे भारत की और भी मिनी ट्रेन्स भी चला दी, लॉन्च कर दी, जो छोटे शहरों को या छोटे गाँव को एक-दूसरे से कनेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसका आपको इंतज़ार होगा इनकम टैक्स का, तो पुराने इनकम टैक्स जो था उसमें आप देखेंगे कि 2.5 लाख या 3 लाख तक की जो थी लिमिट थी उसके ऊपर 5 लाख से ऊपर टैक्स लगता था। लेकिन अब जो नया इनकम स्लैब है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 7 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना, उसको लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। 7 लाख से अगर ऊपर होगा तो आपको 5% और उसी रेशियो में फिर जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी 5%, 10%, 15%, 20, 30% वैसे-वैसे आपका इनकम टैक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी रही कि गवर्नमेंट का जो फ़ोकस है इस पे, इस बार, ये सप्तऋषि प्लान के अंतर्गत है। सप्तऋषि का मतलब है 7 प्रायोरिटीज़ ऑफ बजट जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, रीचिंग लास्ट माइल मतलब दो देश के आखिरी कोने तक जो है आखिरी स्टेट तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। अनलीशिंग द पोटेंशियल मतलब जो काबिलियत है लोगों में, यूथ के अंदर, सरकारों में उसको बढ़ाना, ग्रीन ग्रोथ जैसे कि काफ़ी टाइम से आपने सुना होगा, सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें तेल के ऊपर अपनी निर्भरता कम करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ई-व्हीकल्स को अपनाना है ताकि क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं ना साल के, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से ऑयल इम्पोर्ट करने में चला जाता है, क्रूड ऑयल। तो उसको कम करना, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंस सेक्टर को बढ़ाना, ये सप्तऋषि प्लान के अंतर्गत हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी अब काफ़ी जो है अच्छा ध्यान देने की कोशिश करी है। क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एजुकेशन। लोग एजुकेट होंगे तो तरक्की करेंगे, समझदार होंगे, उन्हें पता होगा, फाइनेंसेस समझेंगे और अपना एक अच्छा भविष्य बना सकेंगे, एक अच्छा समाज विकसित हो सकेगा, उसके लिए एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इन्होंने जो एनहांस्ड एजुकेशन एक्सपेंडिचर है उसको 2.9% कर दिया है जीडीपी का और टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ज़रिए ये टीचर्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, उन्हें रिवैम्प करेंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सेटअप की जाएँगी ताकि बच्चे पढ़ सकें। डिजिटल लाइब्रेरी इसलिए क्योंकि कई जगह पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं है कि वहाँ पर एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी बनाई जा सके गाँव में या बहुत सी ज़्यादा बैकवर्ड एरिया जो हैं शहरों के भी। तो इस वजह से डिजिटल करेंगे ये। हालाँकि कम से कम जो अच्छे शहर हैं, उनमें तो एक बड़ी लाइब्रेरी बनानी चाहिए इनको, कंपैरेटिवली बाकी देशों में किस तरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं, उसके हिसाब से और जो पीएमकेवीवाई 4.0 टू बी लॉन्च्ड टू स्किल लैक ऑफ यूथ। तो युवाओं को जो है स्किल करने के लिए, उनको स्किल सिखाने के लिए भी इसमें स्कीम जो है निकाली गई है। हालाँकि इन्होंने जॉब्स के बारे में कुछ नहीं कहा। बट एक चीज़ यहाँ पर जो है वो नेगेटिव है, वो है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसको 12,500 करोड़ का बजट मिला है, 8% कम कर दिया गया है, जो कि बढ़ाना चाहिए था क्योंकि जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप चाइना से, यूएसए से एटलीस्ट बराबर तो उनके आ सकते हैं आप क्योंकि उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा किया जाता है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही किया जाता है। अब इतना बजट भी इनके लिए काफ़ी होगा क्योंकि जब भी ये बजट डिसाइड किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि क्या ये सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। तो अगर ये अमाउंट जो है अप्रूव किया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें उनको लगता होगा कि हाँ, इसमें इनका काम चल जाएगा और एंड आई एम श्योर कि अगर आगे भी बजट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको बढ़ाया जाएगा, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी। लेकिन कम करना किसी भी लिहाज से कोई सही कदम नहीं है, एट लीस्ट बढ़ाया नहीं तो कम भी नहीं करना चाहिए था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे ये एक बजट पे क्विक अपडेट वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं जो कि अब तैयार है, स्पेशली आपके लिए बनाई गई है www.worldeducationaffairs.com और वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को आर्टिकल फॉर्म में पढ़ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपनी थीसिस के लिए। और अगर आपके कोई विचार हैं इस वीडियो को लेके तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। किसी और वीडियो पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो उस वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में नए करंट अपडेट के साथ, करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।